गुड मॉर्निंग। पादप श्वसन पाठ चल रहा है और इस लेक्चर में बात करेंगे पायरुवेट के भविष्य की बात करेंगे। देखते हैं भविष्य में क्या होगा। तो बात हमें किसके भविष्य की करनी है? पायरुवेट के, पायरुविक अम्ल के। ये पायरुवेट अम्ल है कहाँ पर, क्या है, आया कहाँ से? तो सिंपल सा, सबसे पहले जिसके भविष्य की बात करनी है वह है पायरुवेट या पायरुविक अम्ल। इसका भविष्य अगर आप समझ लेते हैं और इसके भविष्य के बारे में आपको पता चल जाता है तो आपका भविष्य भी सुधरने की उम्मीद है। तो बात कर रहे हैं पायरुविक अम्ल की, आया कहाँ से? ये आया है ग्लाइकोलाइसिस से। एक सिंपल सा प्रोसेस जो डिस्कस किया था पिछले कुछ लेक्चर्स में। मैंने 2 लेक्चर बनाए थे ग्लाइकोलाइसिस पर। आपके लिए 2 लेक्चर इसीलिए बनाए थे। एक लेक्चर बिल्कुल सिंपल सा था, ग्लाइकोलाइसिस का एक एलिमेंट्री आइडिया था, एक कंकाल की तरह मैंने उसको बताया था, एक ढांचा था कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, उसमें होता क्या है। दूसरा जिसमें ग्लाइकोलाइसिस में सारे एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम क्या कर रहा है, कहाँ एनर्जी यूज़ हो रही है, कहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस की थी, सब कुछ वहाँ डिस्कस किया था। तो ग्लाइकोलाइसिस के विघटन से, उसके टूटने से निर्माण होता है 2 पायरुविक अम्ल का। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, प्रक्रम में ग्लूकोज से निर्माण होता है पायरुविक अम्ल का। तो जो ग्लूकोज है इसका सूत्र है C6H12O6। C6H12O6, C6H12O6 ये एक ग्लूकोज के अणु का सूत्र है, उसका फॉर्मूला है। इससे जब ग्लाइकोलाइसिस चलाया था हमने, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में हमें प्राप्त हुआ 2 पायरुविक अम्ल। जो प्रोसेस था उस प्रोसेस का नाम था ग्लाइकोलाइसिस। तो एक सिंपल सा प्रक्रम ग्लाइकोलाइसिस जिससे हमने पायरुविक अम्ल का निर्माण किया। पायरुविक अम्ल का सूत्र क्या है? जब हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की और पायरुविक अम्ल की, तो पायरुविक अम्ल का सूत्र, 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ। 2 पायरुविक अम्ल बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद में या ग्लाइकोलाइसिस में, और जो 2 पायरुविक अम्ल हैं उनका सूत्र C3H4O3, वो भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये नंबर आधा हो गया। इससे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो इसलिए H का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर CO2 रिलीज़ नहीं होती। तो जब CO2 रिलीज़ नहीं हो रही है, CO2 बाहर नहीं निकल रही है, तो उस स्थिति में इसका नंबर आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 अणु बन रहे हैं। यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बना। ये प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है, हमारे कोशिका द्रव्य में हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब बात ये आती है इस पायरुविक अम्ल से होता क्या है। ये पायरुविक अम्ल ज़्यादा देर कोशिका में नहीं रहता, कोशिका द्रव्य इसको ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखता। एक जब आनुवंशिकी पढ़ते हैं, उसका यहाँ वैसे कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर भी आपको बता दूँ, आपको अगर याद है तो आनुवंशिकी के लेक्चर आपने देखे हो, आपको याद होगा। आनुवंशिकी में एक रोग पढ़ते हैं, एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं फिनाइल एलेनिन के कारण। फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन का निर्माण होता है, और उससे निर्माण अगर नहीं हो रहा है टायरोसिन का, हमारे शरीर में अमीनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त हो रहा है, फिनाइल एलेनिन, उससे निर्माण होता है टायरोसिन का। टायरोसिन अलग अलग बहुत सारे काम करता है, लेकिन अगर उसके लिए जो उत्तरदायी एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो एंजाइम अगर अनुपस्थित है, तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा, वो बदल जाएगा फिनाइल पायरुवेट में, फिनाइल पायरुविक अम्ल में, और वो जाकर जमा होगा हमारे मस्तिष्क में, और वहाँ पर उससे हमारे मेंटल रिटार्डनेस, पागलपन की तरह कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं और मृत्यु भी हो जाती है। तो पायरुविक अम्ल हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहा है, उसको उसी रूप में हम नहीं रख सकते, तो कोशिका को उसको चेंज करना है। तो
तो यहाँ पर पायरुविक अम्ल है, इसको बदलना है और बदलने का काम अब आगे होगा। यहीं पर कोशिका द्रव्य में ही इसको बदल दिया जाएगा। इसके आगे भविष्य की बात कर रहे हैं, इससे आगे की बात हमें इस लेक्चर में करनी है। तो बनेगा क्या इससे, तो मैं यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस बना देता हूँ। तो हम इसके भविष्य की बात कर रहे हैं, क्या बनेगा इससे, किसका निर्माण होगा। तो सबसे पहले जैसे क्रैब्स साइकिल का मैंने आइडिया दिया था, क्रैब्स साइकिल का भी डिटेल लेक्चर नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर उसका डिटेल लेक्चर होगा जिसमें क्रैब्स साइकिल पर विस्तृत रूप में हम बात करेंगे। कहाँ कौन सा एंजाइम है, कहाँ कौन सा एंजाइम किसका निर्माण कर रहा है, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी एक सरल सा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। देखो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको बताया मैंने, ये मैं इसीलिए बिल्कुल अच्छे से मतलब थोड़ा स्लो में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता चले एक्चुअल में हो क्या रहा है। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बन रहा है, ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो प्रक्रम होगा उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो भी सकती है और बिना ऑक्सीजन के भी काम हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं O2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन उपस्थित है तो जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ये काम होगा तो वहाँ पर ये प्रक्रम जो है उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र में ये प्रोसेस चल रहा है और उसमें जो उत्पाद बनेंगे, जो अंतिम उत्पाद बनेंगे इसके पूरे होने के बाद में, वो हैं CO2 ऊर्जा। यहाँ पर CO2 बनेगी और ऊर्जा बनेगी। तो हम रेस्पिरेशन में यही तो कहते हैं, जब हमने श्वसन की बात की है तो श्वसन में यही तो पढ़ते हैं हम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का अणु है, उसको तोड़ता है ऑक्सीजन और निर्माण होता है CO2 का, H2O का, ऊर्जा का। यही पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर होगा, CO2 का निर्माण यहाँ पर होगा। जल का अणु पहले ग्लाइकोलाइसिस में निकल चुके हैं, यहाँ पर जल के अणु नहीं निकलेंगे। क्रैब्स साइकिल के अंदर हम जब क्रैब्स साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें H2O पढ़ते हैं हम। एक्चुअल में वो H2O सिर्फ हाइड्रोजन है जो अलग हो रहा है ऑक्सीजन को, मॉलिक्यूल को साथ लेकर, पूरा ऑक्सीजन भी वहाँ से नहीं आएगा। तो यहाँ पर O2 उपस्थित है। अगर O2 उपस्थित है तो उस स्थिति में क्रैब्स साइकिल चल रहा है और क्रैब्स साइकिल में निर्माण होगा, क्रैब्स साइकिल और ETS जो भी हो जाएगा, उसके बाद में CO2 और ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। जो ऊर्जा है पायरुविक अम्ल से हमें प्राप्त होगी। एक पायरुविक अम्ल से 15 ATP, एक पायरुविक अम्ल से 15 ATP हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन इसको हम 15 ATP नहीं कहेंगे क्योंकि 15 ATP नहीं है, ये कुछ सहकारक हैं जैसे NADH2, FADH2 और GTP ATP की तरह ही है। जैसे एक ATP के बराबर होगा, जैसे 1 रुपया 1 रुपये के बराबर होता है, वैसे ही एक GTP 1 रुपये के बराबर होती है। आप ये एक ATP के बराबर होती है, आप इसको मान सकते हैं। जैसे दो कंट्री का अगर आप कंपेयर करें, इंडिया की रुपीज़ को, इंडिया की जो करेंसी है, इंडिया की जो मुद्रा है, उसको इंडिया की मुद्रा से कंपेयर करेंगे तो वो तो बराबर ही है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप किसी ऐसे देश की मुद्रा को इंडिया की मुद्रा के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो इसके बराबर है, तो वो कंडीशन है GTP और ATP की। तो यहाँ पर CO2 का निर्माण होगा और ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊर्जा का निर्माण कितना हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में हमें कुल ATP प्राप्त होते हैं 6 या 8। यहाँ पर हमें या तो 6 मिलेंगे या फिर 8 ATP हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो 6 या 8 ATP हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पर हमें 2 पायरुवेट से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने 2 लिखा है, तो 2 पायरुवेट से मुझे ATP मिलेंगे 30 ATP। यहाँ मुझे कुल प्राप्त होंगे 30 ATP। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जब ऑक्सीजन अनुपस्थित है
तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो यहाँ पर क्रैब्स साइकिल नहीं चलेगा, यहाँ इसको फर्मेंटेशन कह सकते हैं। फर्मेंटेशन के लिए मैं किण्वन शब्द लिख सकता हूँ। तो यहाँ फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होगा। एक चीज़ आप याद रखें हमेशा, जब भी आप फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं, किण्वन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, CO2, अल्कोहल और एसिड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल या एथेनॉल और कोई भी एसिड। अब वो ब्यूटारिक एसिड हो सकता है, वो लैक्टिक एसिड हो सकता है, वो एसिटिक एसिड हो सकता है, लेकिन कोई भी एसिड आपको वहाँ पर अवश्य प्राप्त हो सकता है अगर अल्कोहल की कंडीशन नहीं है। तीनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। दो भी मिल सकते हैं, जैसे देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से दो मिल सकते हैं या एक मिल सकता है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे O2 की अनुपस्थिति में, तो इसमें भी दो अलग अलग प्रोसेस हो जाएंगे। एक प्रोसेस जहाँ पर जैसे यीस्ट की बात करें तो यीस्ट के अंदर CO2 का उत्पादन हो सकता है, यीस्ट के अंदर एथेनॉल का उत्पादन हो सकता है। तो यहाँ पर CO2 प्लस अल्कोहल प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर अल्कोहल भी मिलेगा, यहाँ ऊर्जा भी मिलेगी, यहाँ पर आपको CO2 भी मिलेगा। तो ये यहाँ पर मिल सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर आपको अम्ल और ऊर्जा प्राप्त हो सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड। तो यहाँ लैक्टिक एसिड का निर्माण हो सकता है, ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर होगा, उससे एनर्जी मिलेगी। जैसे मांसपेशियों में होता है, जब हम एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोगों को मान लें आप अभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और आपने सुबह जॉगिंग स्टार्ट किया, आपने वॉकिंग स्टार्ट किया, आपने दौड़ना शुरू किया है, तो आपके पैरों में दर्द हो रहा है, या आपने अभी रिसेंटली आपने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, या आपने आज घर की सफाई की बहुत ज़्यादा, तो आपकी बॉडी में पेन होगा उन अंगों में जिनका आपने यूज़ ज़्यादा किया था। तो वहाँ पेन होने का जो कारण है, वो दर्द का जो कारण है, वो कारण यही है कि वहाँ पर आपके ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही थी। वहाँ पर मसल्स के अंदर, मांसपेशियों में श्वसन की दर बढ़ गई। श्वसन की दर बढ़ने के बाद भी आप लोगों ने उतनी ऑक्सीजन नहीं ली जितनी मिलनी चाहिए थी, तो मांसपेशियों ने अवायवीय श्वसन शुरू कर दिया। तो जब मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन हुआ तो वहाँ पर उसका जो उत्पाद था वो अल्कोहल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी मांसपेशियों में अल्कोहल बनेगा अवायवीय श्वसन से, आपकी मांसपेशियों में नहीं बनेगा अल्कोहल, आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, जिसके कारण आपको दर्द होता है। हाँ, लेकिन एक फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। जब शरीर को पता चला कि वहाँ पर कमी है और RBC की कमी है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही, तो उस कंडीशन में अब आपके शरीर में RBC का प्रोडक्शन होगा, RBC का नंबर इंक्रीज़ होगा बोन मैरो अस्थि मज्जा के अंदर, और फिर वहाँ पर ज़्यादा RBC बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होगी, और ये दर्द अगले 4-5 दिनों में, अगर आप लगातार इस तरह से करते हैं कि काम कर रहे हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी, तो अगले 4-5 दिनों में ये दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लास्ट यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी हो सकता है। यहाँ पर अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी पॉसिबल है, जैसे एलेनिन। तो ये था पायरुवेट का भविष्य। ये सिंपल सा प्रोसेस था जिसमें हमने देखा किस प्रकार पायरुवेट से आगे क्या होगा, आगे क्या बनेगा। अगर हम बात करेंगे क्रैब्स साइकिल की, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्रैब्स साइकिल का डिटेल होगा। तो जब बात करेंगे क्रैब्स साइकिल की, तो क्रैब्स साइकिल में किस तरह से CO2 का निर्माण होगा और साथ में ऊर्जा का भी निर्माण होगा। मैंने आपको कहा ऊर्जा ATP के रूप में नहीं होगी, वो GTP होगी, वो NADH2 या FADH2 हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्रैब्स साइकिल की।